Hi everyone, welcome to Unacademy NEET Toppers. I am Diksha Kaushal, your chemistry educator, and आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका पेन पॉइंट, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारे बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है और ऐसे ना हमारे पास 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं। पहले जो इतना ज़्यादा डर जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कि 11th में ही छोड़ देते हैं कि भैया ये तो नहीं हो पाएगी, छोड़ो, हम फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक से नंबर ले लेंगे। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि अगर आपको ऑर्गेनिक समझ में आनी शुरू हो गई, आप उसमें फुल मार्क्स ले सकते हो। आपको कोई भी क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं होती, सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड होती है, एक चीज दूसरी से जुड़ी होती है। तो बेटा दूसरे तरह के बच्चे होते हैं जो सबसे पहले क्या सोचेंगे, 11th क्लास को छोड़ो, 12th क्लास को अच्छे से कर लेंगे। ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप ये कैसे सोच सकते हो कि आपको मैथ्स की प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं आती और आप हायर क्लासेस में उसको सॉल्व कर लोगे? नहीं पॉसिबल ना। आपको पहले बिल्कुल बेसिक से आना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ भी ये, नेगेटिव चीज़ भी यही है कि सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। इंटर रिलेटेड हैं तो उनको समझना ईजी होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो इंटर रिलेटेड है तो आप रैंडमली कोई भी टॉपिक नहीं उठा सकते। अगर आपके बेसिक नहीं स्ट्रांग है तो आप हायर लेवल को नहीं कर पाओगे, एंड इसी वजह से बच्चे क्वेश्चंस में फंस जाते हैं और फिर बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैम रट्टा है। रट्टा तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी इसमें कोई क्रैमिंग नहीं होती, सारी चीजें लॉजिकल हैं, राइट। तो बेटा आपके लिए मैं यहाँ पे एक चीज आपको पहले क्लियर कर दूं कि क्लास 11th टू क्लास 12 जाना आपको, ना कि क्लास 12th पहले करके क्लास 11th। ये बिल्कुल गलत मेथड है। जो भी बच्चे इसको अप्लाई करते हैं, आपको सबसे पहले क्लास 11th में क्या, जो आपके बेसिक्स है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, नॉमेनक्लेचर है, आइसोमेरिज्म है, ये सारी चीजें पहले आपको अच्छे से करनी पड़ेंगी। सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। अगर आपको नहीं पता इसका नाम क्या है, देखो यार आपके दोस्त हैं, अगर आपको उनका नाम नहीं पता होगा तो दोस्ती क्या होगी उनसे? नाम तो पहले पता होना चाहिए ना। बच्चे बोलते हैं कि मैम नॉमेनक्लेचर तो डायरेक्टली पूछी नहीं जाती, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन में आपको XYZ करके वो बोल दे कि ये वाला आपके पास नेम बोल दे, ठीक है, आपको उसका स्ट्रक्चर नहीं बनाना आता, आपको X से X को Y में कन्वर्ट करना है। अगर आपको स्ट्रक्चर दिया होता आप इजीली उसको कन्वर्ट कर लेते, लेकिन आपको उसका स्ट्रक्चर ही नहीं बनाना आता, नाम ही नहीं पता, आपको कॉमन नेम ही नहीं याद, जो कॉमन नेम बहुत ज्यादा एनसीईआरटी में रिपीटेडली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीटेडली पूछे गए हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको उन नेम्स पे बेटा फोकस जरूर करना है, क्योंकि ये डायरेक्टली चाहे ना पूछा जाए लेकिन इनडायरेक्टली आपको नॉमेनक्लेचर पूछी जाती है। ओके, सो ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके कॉमन नेम्स क्या है, IUPAC नेमिंग के रूल्स क्या होते हैं, एक बेसिक, बहुत ज्यादा डीप डाइव नहीं होना, जितना आपके लिए जरूरी है उतना मैं आपको करवा दूंगी। नेक्स्ट बेटा उसके बाद आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ दिस इज इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, आपके इंडक्टिव, रेजोनेंस, ये सारे इफेक्ट्स बेटा आप 12th के कोई भी चैप्टर को उठा के देख लो, कोई भी मैकेनिज्म देख लो, अगर आपको ये इफेक्ट्स नहीं आते, आपको समझ ही नहीं आएगा, आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगा ये हो क्या रहा है। बिल्कुल ऊपर से चीजें जानी शुरू हो जाती है, फिर बच्चे घबरा जाते हैं एंड 12th क्लास में ऑर्गेनिक को छोड़ देते हैं। हालांकि दीज इफेक्ट्स आर वेरी वेरी ईजी, बहुत ज्यादा ईजी होते हैं, ये आपका बेस बनाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखो यार, अगर आप खाना खा रहे हो तो खाना खा रहे हो, उसमें तड़का बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर तड़का बेकार सा लग जाए, मजा नहीं आता खाना खाने में। तो ये तड़का है, आपके खाने का तड़का है, जितना अच्छा तड़का लगेगा ना उतनी टेस्टी वो डिश बनेगी। थर्ड चीज आती है आइसोमेरिज्म। सो आइसोमेरिज्म अगेन बेसिक है, एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 3D में सोचना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आपके लिए इजी बना दूंगी उस चीज को भी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो पहले हम शुरू करेंगे नॉमेनक्लेचर, GOC, आइसोमेरिज्म, देन बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म। इसको लाइटली ले लेते हैं। देखो यार, आपको हर चीज का रिएक्शन मैकेनिज्म आप देखोगे ना, इसमें बस वही चीज है कि एक बॉन्ड टूट रहा है बेटा तो दूसरा बन जाएगा, जो हमारी रियल लाइफ में क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, कोई नया रिश्ता बनता है तो पुराना छोड़ना पड़ता है ना, पुराना छूट जाता है। तो कार्बन है, उसकी भी कैपेसिटी है भाई, 4 ही बॉन्ड बना सकता है, पेंटावेलेंट तो हो ही नहीं सकता, इस वजह से बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड बनते हैं। कोई इलेक्ट्रोफाइल है, कोई इलेक्ट्रॉन रिच है, कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो बेटा बहुत रिच है। यहाँ पे बहुत अच्छे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लोग बहुत अच्छे हैं, ये अगर खुद बहुत ज्यादा रिच हैं तो ये दान देना पसंद करते हैं। सामने वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनको उस पर दया आ जाती है, ठीक है, तो इनको
समझोगे तो मजा आएगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे जैसे ही हैं, भोले भाले से हैं ये। तो रिएक्शन मैकेनिज्म बेटा आपके कुल मिला के बेसिक से रिएक्शन मैकेनिज्म्स होते हैं। अगर आपको जैसे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन किस तरीके से ये प्रोसीड होते हैं, आपको उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो आपको हर मैकेनिज्म को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए। एंड बेसिक के लिए यही इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाके अटैक करेगा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जब आप नेमिंग रिएक्शंस करते हो, उसमें आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में पता लग जाएगा, अच्छा ये तो वही वाला रिएक्शन है जो पहले करके हटे थे, राइट। तो बेस आपका अच्छा होगा तो आपको हर चीज को क्रैम करने की जरूरत नहीं है, बस आपको कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म देखने हैं, वो कैसे प्रोसीड होते हैं, एंड दैट्स इट। आफ्टर दैट बेटा आपके पास हम करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे आपकी 12th क्लास की केमिस्ट्री में अल्कोहल, फिनॉल्स, अमीन, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे फंक्शनल ग्रुप एंड इनके जो नेमिंग रिएक्शंस है, इनकी कन्वर्जन्स, ये दिक्कत आती है बच्चों को। मैम इतनी सारी रिएक्शंस है, इसको कैसे क्रैम करेंगे, ये तो मैम फिर रट्टा ही हो गया। तो आपको किसने बोला रट्टा मारने को, आपको किसने बोला? क्या आप इस तरीके से नहीं कर सकते? क्या आप इस तरीके से नहीं कर सकते? इसको देखो, लेट अस सी, इस तरीके से आपको करना है। ये आपके पास कन्वर्जन चार्ट्स हैं, इसी तरीके के पहले मैंने आपको सारे के सारे रिएक्शंस करवाऊंगी, उसके बाद ऐसे ही हम कन्वर्जन चार्ट्स करेंगे। ये तो सिर्फ वन वे है ना कि यहाँ से ये बन रहा है, यहाँ से ये बन रहा है। हम पूरा का पूरा जैसे चक्रव्यूह नहीं होता, उस तरीके से हम कन्वर्जन चार्ट्स बनाएंगे एंड उनको सॉल्व करेंगे। उन कन्वर्जन चार्ट से आप 15-20 रिएक्शन सिर्फ एक पेज पे याद कर पाओगे, क्योंकि आपको बेटा जब एग्जाम में, आपको भी पता है, रिटेन करना चीज़ों को मुश्किल होता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए रिएजेंट्स, कौन से रिएजेंट्स का क्या काम है। ये सारी चीज़ों के लिए इस तरीके के चार्ट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, राइट। इस तरीके के चार्ट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो आई वुड हाईली एडवाइज, ये आप मेरे साथ करोगे बैठ के, आपको बहुत ईजी लगेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बच्चों का खेल हो जाएगा आपके लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। नेक्स्ट बेटा, ओके, सो दीज आर कन्वर्जन एंड नेमिंग रिएक्शंस। नेमिंग रिएक्शंस सभी उसी में कंप्लीट कर लेंगे, कन्वर्जन्स में ही हम कंप्लीट कर लेंगे, राइट। सो नाउ नेक्स्ट बच्चों के पास आता है कि मैम हमें शेड्यूल बता दो, ठीक है। शेड्यूल बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये सारी चीज़ें तो आप कर लोगे, लेकिन इसके साथ साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है ऑर्गेनिक में। बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी रट्टे, चली गई थ्योरी, ये पढ़ लिया, ये लाइन देख ली, उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करी। प्रैक्टिस अगर करी भी तो इन्होंने ढेरों सारी बुक्स अपने पास रख ली हैं, एक ही चैप्टर को करते जा रहे हैं, उसी में फंसे पड़े हैं। ऐसा नहीं करना आपको सबसे पहले तो एनसीईआरटी पे ध्यान देना है। एनसीईआरटी की कन्वर्जन बहुत अच्छी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। पहले आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी इंटेक्स जो मैं भी आपको करवाऊंगी, राइट, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स, एंड देन उसके बाद हमको जंप करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। अगर ये पार्ट आपका हो जाता है, उसके बाद किसी रेफरेंस बुक पे जाना है। जैसे MS चौहान बहुत अच्छी बुक है, बहुत प्यारी बुक है, लेकिन वहां पे भी तब जंप करना है जब आपका ये सारी चीजें क्लियर है। आफ्टर दैट MS चौहान आएगी, राइट। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, एनसीईआरटी को अपना गुरु मान लेना, ठीक है जी। ओके, तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा फ्लुएंट होते जाओगे। नेक्स्ट इज शेड्यूल। शेड्यूल मैम क्या रहेगा हमारा, हम किस तरीके से चीज़ों को शुरू करेंगे ऑर्गेनिक में। मैम मेरे को कुछ नहीं आता, आप बताओ आप क्या करवाने वाले हो हमें। तो देखो, सबसे पहले बेटा लेक्चर 1 हम आपको बेसिक्स करवाएंगे, बिल्कुल बेसिक्स, जैसे केमिकल बॉन्डिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स लग जाते हैं ना ऑर्गेनिक में, ठीक है, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीओसी की भी बात नहीं कर रही हूँ, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो मोस्टली बच्चों, अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता तो ये वाला लेक्चर जरूर देख लेना। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे, साथ में हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। और मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही हूँ कि नॉमेनक्लेचर के रूल्स करवा दूंगी एंड 2-3 क्वेश्चन करवा दूंगी, ऐसे नहीं बोल रही हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। एंड साथ में हम कॉमन नेम्स भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। अगर आपको एनसीईआरटी के कॉमन नेम एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, सिर्फ डायरेक्टली नहीं कि मैम डायरेक्टली जो कॉमन नेम पूछा गया सिर्फ वो करवाओगे, जो कहीं क्वेश्चंस में छुप के बैठे हैं ना कॉमन नेम्स, वो भी मैं आपको इसी सेशन में करवाने वाली हूँ। तो आपको सारे के सारे कॉमन नेम्स, IUPAC नेम, एवरीथिंग, सारा कुछ इस सेशन में हो जाएगा।
आफ्टर दैट बेटा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसके डिस्कस करेंगे. देन देयर कम्स लेक्चर नंबर 2 फॉर इंडक्टिव इफेक्ट. उसके बाद हमारे इफेक्ट शुरू हो जाएंगे. इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलैरिटी होती है, ये सारा कुछ. हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपो कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, इनकी स्टेबिलिटीज, एंड देन एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ये सारी चीजें करेंगे. इसके बाद बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, लेक्चर नंबर 7, जो 7th डे पे हम करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स. ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है. अगर आपको पहले 6 लेक्चर नहीं आते होंगे ना, तो आप 7th लेक्चर नहीं कर पाओगे. इस तरीके से इंटर रिलेटेड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हम सारे कॉन्सेप्ट्स को इनमें लगा देंगे. स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कि भैया आपको 5-6 कंपाउंड्स बता दिया, आपको बोल दिया गया है कि इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी बताओ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर्स. अब बताओ क्या करना है. अब आपको सारे के सारे इफेक्ट्स अप्लाई करने. बहुत ज्यादा ऐसा होएगा कि कोई इफेक्ट बोलेगा कि फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, कोई इफेक्ट बोलेगा कि थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल है. आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट. लेकिन उसमें आपको पहले 6 लेक्चर्स देखने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें आपका सारा जीओसी, जो आपका एक डर होता है ना इफेक्ट से कि भैया ये तो नहीं आता, कैसे करें, वो सारा क्लियर हो जाएगा. ओके, क्लियर है. तो बेटा इसके बाद हम, ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ थ्योरी करवा के छोड़ दूंगी, मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाने वाली हूँ. जैसे मैंने बोला कि स्पेशल क्लासेस लगेंगी जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सारा कुछ मैं आपके साथ करवाऊंगी, लेकिन आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा, आपको भी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. जो मैं आपको होमवर्क दूंगी वो आपको करना पड़ेगा, जो मैं आपको प्रैक्टिस शीट्स दूंगी वो आपको करनी पड़ेंगी. आप मुझसे ये प्रॉमिस करो, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं यहाँ पे कंसिस्टेंट रहूंगी, आपको पूरे दिल से करवाऊंगी. ठीक है जी. ओके, सो कमेंट सेक्शन में लिखो कि यस मैम वी विल डू इट. जैसे जैसे आप बोलते जाओगे हम पूरा अपना जो भी अपना 100% देंगे. सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जैसे जैसे आप बता रहे हो, सारे कन्वर्जन चार्ट्स को सॉल्व करेंगे. अगर ये काम तुम कर लेते हो ना, आई कैन गारंटी तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई हरा नहीं सकता. दैट इज माई प्रॉमिस टू यू. ओके देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑन संडे. संडे को बेटा मिलते हैं. आपको टाइम टेलीग्राम चैनल पे मेंशन हो जाएगा. थैंक यू सो मच.